नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश के कोटे की राज्यसभा की 3 सीटें भले ही जून महीने में खाली होने वाली हैं, लेकिन दावेदारों ने अभी से अपना गणित बैठाना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजने की वकालत कर बाकी नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी थी। हालांकि ये बात और है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी में शामिल होने और खुद कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया है। इधर बीजेपी में भी दावेदार कम नहीं है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी के नेता प्रदेश के नेताओं को ही राज्यसभा में भेजने की जुगत में है, लेकिन दिल्ली के नेताओं की नज़र भी एमपी पर है। ऐसे में सभी जोर आजमाइश में जुटे हैं। तो राज्यसभा की ये 3 सीटें फिलहाल एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में पहुंच गई हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें इसी साल जून में रिक्त होने जा रही हैं, जिनके लिए भाजपा और कांग्रेस में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रिक्त हो रही सीटों में से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के कब्जे वाली है और कमोबेश यही स्थिति चुनाव में भी बनेगी। संख्या बल को देखते हुए 2 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाना तय है। बीजेपी के अंदर इन 2 सीटों को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की नजर गड़ी हुई है। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी की इन सीटों के खाली होने के बाद पार्टी किसी नए चेहरे को मौका देकर राज्यसभा में भेजेगी। इसके लिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि भाजपा राज्यसभा की खाली होने वाली 2 सीट पर एक एससी वर्ग और दूसरे ओबीसी चेहरे को मौका देने की तैयारी में है। बीजेपी के अंदर मध्य प्रदेश के नेता भी इन 2 सीटों के लिए अभी से जमावट में जुट गए हैं। हालांकि जो नाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वर्ग के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दूसरा नाम बीजेपी प्रदेश महामंत्री और ओबीसी वर्ग से आने वाली कविता पाटीदार का है। कविता पाटीदार मालवा अंचल से आती है, इसलिए पार्टी ओबीसी के साथ मालवा क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए कविता के नाम के सहारे आगे बढ़ सकती है। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि राज्यसभा की 2 सीटों पर कौन सा चेहरा मध्य प्रदेश से संसद जाएगा। लक्ष्मण सिंह जी का पीके को राज्यसभा भेजने का बयान ये दर्शाता है कि कांग्रेस की आंतरिक योग्यता समाप्त हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को ही कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा है और लक्ष्मण सिंह जी ने खुले तौर पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को नकार के अब किसी नए नेतृत्व को लाने के लिए मांग की। कांग्रेस के कोटे से भी राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है। कांग्रेस के अंदर एक अनार और 100 बीमार जैसे हालात हैं। विवेक तनखा दोबारा राज्यसभा सांसद बनने के लिए जोर लगा रहे हैं। वो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं। हालांकि उन पर G23 गुट का टैग लग चुका है, लेकिन कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस पार्टी के लिए कानूनी मामलों में मददगार साबित होने वाले तनखा का दोबारा दांव लग पाता है, यह कहना आसान नहीं है, क्योंकि प्रदेश के 2 बड़े नेताओं अजय सिंह और अरुण यादव की नजर भी राज्यसभा की इस खाली सीट पर है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए इन दोनों नेताओं ने भी बीते दिनों दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इन तीनों नेताओं की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उस समय धड़कनें बढ़ा दी, जब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश के कोटे से राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को राज्यसभा भेजने की वकालत की। कांग्रेस पार्टी में इस तरह के फैसले हमारी पार्टी का हाईकमान करता है और हाईकमान जिसका फैसला जो भी फैसला करेगा वो सब लोग सिरोधार्य करते हैं। ये अपनी लक्ष्मण सिंह जी की अपनी राय हो सकती है। तो जाहिर है मामला दिलचस्प हो चला है। वैसे भी बीजेपी एमपी से दूसरे प्रदेश की तमाम बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजती रही है। इस बार भी माना जा रहा है कि 1 सीट एमपी के बाहर के किसी नेता के हिस्से में जा सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी किसे साधती है और कांग्रेस में किसकी किस्मत खुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो राज्यसभा का ये अनार किस बीमार के हिस्से में आएगा, इसी को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी के साथ। बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी अनादि टीवी में। हालांकि जून महीने, बिल्कुल नमस्कार, जून महीने में सीटें खाली होना है,
लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो एक अल्पसंख्यक एमजे अकबर, दूसरी संपतिया उइके आदिवासी, और कांग्रेस से विवेक तनखा। और अभी जो गणित है अभी भी यही है कि दोनों दलों के हिस्से में वही गणित रहना है कि बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें आना और कांग्रेस में 1। सवाल वही है कि कांग्रेस से वो एक चेहरा कौन होगा। पहले हम इसी बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा अरुण यादव के साथ पिछले दिनों घटनाक्रम हुए हैं लगातार, पहले खंडवा चुनाव में उनकी तैयारी, बाद में उनको टिकट नहीं देना, इसके बाद उनकी नाराज़गी, दिल्ली दरबार में उनकी दौड़, और अब जो कांग्रेस मंथन करने वाली उसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। अजय सिंह दूसरे कैंडिडेट जो काम मांग रहे हैं, चुनाव 2 बार हार चुके हैं, ना संगठन में पूछ परख थी, ना कमलनाथ की तरफ से कोई उनको संदेशा था, काम मांगते रहे, लेकिन अचानक से कुछ समितियाँ बनती है और उनमें से उनको शामिल कर लिया जाता है। तो ये वो ऐसे 2 दावेदार हैं। और तीसरे G23 को भी आजकल सोनिया गांधी थोड़ा भाव देने लगी हैं पीके की रिपोर्ट के बाद। तो विवेक तनखा को भी लग रहा है कि शायद उनको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद भी मुंह बंद रखने की कीमत मांगे तो मध्य प्रदेश के कोटे से जा सकते हैं। जैसे तमाम किंतु परंतु हैं। तो पहले कांग्रेस की बात कि आखिर एक सीट पर कांग्रेस का वो कैंडिडेट कौन हो सकता है जिसकी लॉटरी लग सकती है। देखिए मनोज भाई, कांग्रेस में इस समय राज्यसभा में जाने के लिए आपने जो कहा ना 1 अनाथ को बीमार, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आधा दर्जन ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस में जो लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर कि कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल जाए और वो राज्यसभा में चले जाएं। उसमें अरुण यादव का नाम आपने लिया है, वो सबसे बड़ा प्रमुख चेहरा है इस समय। उसके अलावा वर्तमान जो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हैं, अजय सिंह है, इसके अलावा रामनिवास रावत और अशोक सिंह के नाम भी चर्चा में है। तो आप अगर यह देखें तो मुझे लगता है कि विवेक तनखा जी की दावेदारी सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि अशोक सिंह 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं लोकसभा के, फिर उनको हमने देखा था कि जब पहला आदेश कमलनाथ सरकार में कि अपेक्स बैंक में उनको अच्छी नियुक्ति मिली, और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी बनाए गए, और वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े एक नेता के इतने चहेते हैं कि लगातार 3 चुनाव हारे। मतलब एक चुनाव हारने के बाद दूसरी बार टिकट मिला, दूसरी बार चुनाव हारे तो तीसरी बार टिकट मिला। और ग्वालियर की राजनीति में आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे, लेकिन सिंधिया के अलावा अगर ग्वालियर चंबल की राजनीति में किसी को महत्व मिलता था तो वो अशोक सिंह ही थे। इसके अलावा कई बड़े चेहरे थे, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव है और वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव के चलते वहाँ की राजनीति में दखल रखते थे। लेकिन अशोक सिंह ऐसा चेहरा थे, और मुझे लगता है कि अगर उन नेताओं की चली तो वो चाहेंगे कि एक बार फिर अशोक सिंह को राज्यसभा में भेजने में सफल हो जाए। दूसरा जो तो यानी ये भी कह सकते हैं कि कंपटीशन अभी इस बात का ज़्यादा है कि 3 बार वाले हारे को मिले या 2 बार वाले की किस्मत खुले, क्योंकि रामनिवास रावत के संग वही स्थिति है, अजय सिंह के साथ वही स्थिति है, अरुण यादव के साथ वही स्थिति है और अशोक सिंह के साथ। लेकिन तो फिर और अगर ये भी एक पैमाना है तो फिर शायद सुरेश पचौरी का भी नंबर लग सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ पर पैमाना अपना अलग है। वहाँ कि अब कांग्रेस में क्या हो जाए ये अब पहले की बात हो गई कि कांग्रेस में क्या हो जाएगा, दिल्ली से कोई थोप देंगे। मुझे लगता है अभी कांग्रेस में मध्य प्रदेश में तो कम से कम वही होगा जो कमलनाथ जी चाहेंगे। तो भले ही हमने देखा है कांग्रेस में रणनीति कैसे बनती, उन्होंने कहा है कि ओबीसी को साधना है तो राजमणि पटेल को ले आए, उन्होंने कहा कि भाई आदिवासी को साधना है तो आदिवासी चेहरा ले आएंगे, दलित को साधना है, जो दाव पे चले जाते हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा संशोधन कर दूं ब्रजेश जी, उनको राजमणि पटेल को लाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि एक ओबीसी चेहरा चाहिए, वरना तो उनसे बड़ा चेहरा तो अरुण यादव था। वही तो जो आप कह रहे हैं कि आदिवासी या जिसको निपटाना होगा वैसे दाव चलते हैं, तो आप अरुण यादव को इसलिए निपटाना होगा तो निश्चित तौर पर अरुण यादव नहीं आ सकते। भले ही वो कहें कि सत्ता में भागीदारी 50% होनी चाहिए। अभी हाल ही में कहा उन्होंने कांग्रेस की एक बैठक में कि ओबीसी वर्ग इतना है तो उसमें सत्ता में भी भागीदारी होना चाहिए, संगठन में भी भागीदारी होनी चाहिए। ओबीसी से अशोक सिंह भी हैं, वो भी ओबीसी कोटे में ही आते हैं, लेकिन दाव अपने चल रहे हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं जी, अजय सिंह भी जा रहे हैं। तो लॉटरी किसकी खुलेगी, किसको निपटाना है, वो जो बड़े नेता तय करते हैं, वो समझाते हैं दिल्ली में कि नहीं इनसे क्या फायदा होगा। भले जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश में फायदा हो या ना हो, लेकिन जो समझाने की बात है वो कुछ ही लोग समझा पाते हैं, उसके आधार पर बाकायदा नाम लेके आ जाते हैं और वो राज्यसभा में चले जाते हैं। विवेक तनखा को ले जाना होगा तो भले ही वो G23 के सदस्य हों, उन्होंने जिस तरह से अभी राज्यसभा में कश्मीर के मामले में बोला है, कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं कि एक मुद्दा बनेगा, अच्छी बात है, कश्मीरी को बाहर करेंगे तो बीजेपी तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कांग्रेस में,
और जिसको ले जाना उसके तमाम तरह के उसके पक्ष बताया जाता है। पहले तो क्या था कि छत्र बहुत सारे थे सूर्यकांत जी, तो एक अच्छा ही बताता था तो दूसरी बुराई बता देता था, दूसरी फाइल लेके पहुंच जाता था तो कट जाते थे। लेकिन अब परिस्थितियां हैं कि यदि दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने सोच लिया कि किसको आगे बढ़ाना है तो दोनों राजी हैं, तो विरोध करने वाला कोई नहीं। बाकी जो छत्रप हम जिनको कह रहे हैं वो छत्रपों की गिनती में नहीं आ रहे, क्योंकि छत्रप बन ही नहीं पाए। चाहे हम सुरेश पचौरी जी की बात करें, चाहे हम अजय सिंह की बात करें, चाहे हम अरुण यादव की बात करें, ये सब बोने हैं आज की तारीख में। दो ही नेता हैं जिसको चाहेंगे, जो उनका गणित होगा उस अनुसार राज्यसभा में व्यक्ति पहुंच जाएगा। जी सूर्यकांत जी, तो आपको लग रहा है कि राजनीति का जो गणित है वो किताबी गणित से बिल्कुल हमने देखा उलट होता है। कई बार वहाँ 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 2 और 2 22 भी हो जाते हैं, 2 और 2 5 भी हो जाते हैं। वो फार्मूले की बात होती है। तो अगर यही फार्मूला रहा तो फिर कौन हो सकता है वो कैंडिडेट कांग्रेस का? और क्या वाकई अगर दोनों को फ्री हैंड मिला तो क्या कमलनाथ की पसंद पे दिग्विजय सिंह मोहर लगा देंगे, या दिग्विजय सिंह की पसंद पे कमलनाथ, या दोनों कोई एक ऐसा आदमी चुन सकते हैं जो दोनों की पसंद का हो? मुझे तो लगता है कि दोनों की पसंद का जो नेता होगा और वो उस पर ऐसा मोहर लग होगा जो जाएगी। पसंद का होगा, जो खतरा ना हो आगे। बिल्कुल, वो मैं तो पहली इस बात से वो तो बिल्कुल पहली सहमत शर्त हूं। है, वो तो पहली मगर शर्त आप होगी। देखिए ना, जो राजमणि पटेल का मामला आपने उठाया है, वो राजमणि पटेल को क्यों लाए थे ओबीसी चेहरा बताकर और बिन अंचल की राजनीति से जोड़कर? क्योंकि अजय सिंह को उस समय निपटाना था, तो अजय सिंह को बिल्कुल। निपटाने के लिए राजमणि पटेल को लेके आए। और यही हाल इस समय आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब खंडवा लोकसभा का उपचुनाव था, सारी तैयारी अरुण यादव ने करके रखी थी, लगातार 6 महीने से मेहनत कर रहे थे। वो ओबीसी बच्चे भी आते थे और उनकी अपने समाज में एक पकड़ भी है। और अच्छी बात यह थी कि मालवा और निवाड़ अंचल से कांग्रेस को बढ़त भी मिली थी भाजपा की तुलना में, तो सारी चीजें उनके अनुकूल थी। और बुधनी में जब बुधनी में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जब एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश थी, तो उस समय अरुण यादव को वहां से उतारा गया था। बिल्कुल, और ये एक बड़ी आश्वासन दिया दिलचस्प गया चीज था। आपने कही कि मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि जो नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो अपने गढ़ खंडवा में कमजोर है, चुनाव नहीं जीत सकता है, लेकिन उनको निपटाना है तो वो बुधनी में मजबूत कैंडिडेट हो जाता है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हरा सकता है। वही बात मैं कह रहा था। एक तो उन्हें मजबूत बनाकर वहां उतार दिया गया, और उस समय जब वो तैयार नहीं थे तो उन्हें आश्वासन दिया गया था संगठन की तरफ से और दिल्ली दरबार की तरफ से कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा और आप वहां से हारेंगे तो आपका एक नाम होगा, आप एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। उन्हें चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हार गए। सब जानते थे कि अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाएगा तो को हारना ही है, और वो भी शिवराज सिंह चौहान जैसे। तो शायद ऐसा होगा, उनको ये लगा होगा कि जैसे शिवराज जी राघवगढ़ में चुनाव लड़े, हारे दिग्विजय सिंह के खिलाफ और बाद में मुख्यमंत्री बने, तो शायद अरुण यादव को भी लगा होगा कि पिताजी ना सही मैं ही कभी मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो ब्रजेश जी, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन परेशानी तो बीजेपी के सामने भी कम नहीं है, क्योंकि हम देखें एमजे अकबर हो, मुरुगन हो, ऐसे तमाम सारे दिल्ली से, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, कि वहाँ से मध्य प्रदेश में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश का संगठन ऐसा है कि वो दिल्ली के फैसलों के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाता। अभी से नहीं, पहले भी, चाहे वो कुछ बाबू ठाकरे के ज़माने की बात करें या तमाम सारे अध्यक्ष आते गए जाते गए, कि मध्य प्रदेश से किसी को भी वो भेज सकते हैं। तो अभी की स्थिति में चूंकि अब चुनाव है अगले साल, बीजेपी तमाम जतन कर रही है कि उसको आदिवासी भी साधना है, दलित भी साधना है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के नेताओं की लॉटरी लगेगी या फिर दिल्ली से कोई अवतरित होगा और चुनाव जीतेगा और चला जाएगा। देखिए मनोज जी, क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए जिस तरह हम एमजे अकबर की भी एक सीट खाली हो रही, तो हम ये मान लेते हैं कि उनके पास 3 सीटों में से 2 सीट हैं बीजेपी के पास। बिल्कुल। तो एक नाम भले ही केंद्र का चला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नाम तो मध्य प्रदेश का ही रहेगा, बाकी के जातिगत समीकरण साधने की दृष्टि से रहेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है। जिस तरह से पार्टी चल रही है, तो वो ये कहीं नहीं मैसेज देना चाहेंगे कि हम किसी वर्ग की उपेक्षा कर रहे हैं। उसमें किस वर्ग को साधना है, उनको दलितों को साधना है, किस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है ये भी देखा जाएगा विधानसभा में, या जिस क्षेत्र के नेता को साधना है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनके साथ एक प्लस पॉइंट हो रहा है, थोड़ा टोक रहा हूँ, कि अगर वो आदिवासी की बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, अगर हम दलितों की बात करें तो थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं, वीरेंद्र खटीक हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं, अगर ओबीसी की बात करें तो प्रहलाद पटेल हैं, मंत्रिमंडल में हैं, ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं उनके पास। सुमेर सिंह सोलंकी है, आदिवासी चेहरा राज्यसभा में, उनके पास तमाम चेहरे हैं। लेकिन एक सीट मुझे पता नहीं इसलिए लगती है क्योंकि चुनावी साल है मनोज जी, तो एक सीट आपको मध्य प्रदेश को दे ही सकते हैं, चाहे वो किसकी लॉटरी खुल जाए, किस वर्ग को साधने के हिसाब से हम कहें, भले ही तमाम वो हों वर्ग हों उसमें, लेकिन आप किसको साधना चाह रहे हो।
क्या उमा भारती लगातार जो बयानबाजी कर रही हैं उनकी भी नज़र सीट पर है? ये भी एक सोचने की बात हो सकती है। भले ही वो सीट उनको मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उससे ये तो अंदाजा लगता ही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। वो भी सत्ता में भागीदारी होना चाहती हैं या उनको भी संगठन में जगह चाहिए। तो एक रास्ता ये भी था शायद, इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही हो, या वो अगला साल चुनाव लड़ने की जो ऐलान कर चुकी हैं उनका आश्वासन चाहती हूँ। तो ये जो तरीके चल रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कही है कि भाजपा संगठन शुरू से ही वो केंद्रीय आलाकमान जो कहेगा उसका पालन करेगा, ये पहले से भी होता है और अभी भी होगा। लेकिन इस बार सुनी जरूर जाएगी। यदि शिवराज जी ने तर्क रखे या संगठन ने चाहा कि मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति को जाना चाहिए तो इस पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि अब वो परिस्थितियां नहीं हैं कि आपने दोनों सीटें आप दिल्ली को सौंप दो, दिल्ली वहाँ से जिन राज्यों में उपकृत करना हो तो वहाँ के लोगों को उपकृत कर दें। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि संपत्ति की हुई के जो जगह सीट खाली हो रही है उसको उसी वर्ग से भरने की कोशिश की जाएगी। एक मांग तो उठेगी कहीं मैसेज ना जाए ऐसा, इसलिए एक सीट पर केंद्र अपना निर्णय ले सकता है, अकबर जी की सीट पर, कि वो किसी भारी व्यक्ति को मध्य प्रदेश से भेज सकें। लेकिन उसमें भी सारे समीकरण साधे जाएंगे कि भारी व्यक्ति को भेजना है तो वो कितना उपयोगी है, किस वर्ग को साधना चाहते हैं। वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या है, दूसरे राज्य से यदि भेज रहे हैं, चाहे गुजरात से भेजें, तो उन राज्यों में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि राज्यसभा भेज दिया, तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और ये इस मामले में हम देखते हैं चौंकाने वाले निर्णय करती है बीजेपी, चाहे अमित शाह जी। देखिए सुमेर सिंह सोलंकी का मामला हो, चौंकाने वाला ही निर्णय है, किसी को संभावना नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये नाम भी आ सकता है, लेकिन दिल्ली से आया, भले ही वो मध्य प्रदेश का व्यक्ति हो, मध्य प्रदेश में आरएसएस से जुड़े रहे हों, इस कारण भी ये लगता है कि जो भी नाम आएगा हो सकता है वो चौंकाने वाला ही होगा। तो सूर्यकांत जी, नाम चौंकाने वाला हो सकता है, तो हो सकता है वो ऐसा नाम भी हो जिससे कांग्रेस को भी चौंकना पड़े। क्योंकि पिछला अगर हम बात करें कि जब सरकार गई कि सिंधिया को आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे थे और दिग्विजय सिंह पहली प्रायोरिटी पे थे, फिर आपने फूल सिंह बरैया को उतारा, और बीजेपी ने यही कहा कि आपने एक दलित चेहरे को जानबूझ के सेकंड प्रायोरिटी इसलिए दी है ताकि वो चुनाव हार जाए फॉर्मेलिटी के लिए। अब भी बीजेपी अगर, जैसे ब्रजेश भी कह रहे थे, एक अगर सीट पे मान लीजिए लाल सिंह आर्य या किसी एक आदिवासी या दलित को उतार देती है तो कांग्रेस के सामने भी दबाव रहेगा। अगर वो किसी और तीसरे पक्ष से उतारती है तो बीजेपी कहेगी कि देखिए चुनावी साल में उनके लिए एक मौका रहेगा कि देखिए आप आदिवासियों को भी नहीं चाह रहे हैं और आप दलितों को भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक धर्म संकट बीजेपी के कारण कांग्रेस के सामने रहेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने रहेगा, लेकिन कांग्रेस अब तक जिस तरह के निर्णय लेती रही है तो उससे नहीं लगता मुझे कि कांग्रेस ज्यादा इस मामले में कुछ ऐसा इंतजार करेगी या कुछ अजीब सा करेगी। लेकिन मुझे लगता है भाजपा में निश्चित रूप से कुछ चौंकाने वाला नाम जरूर एक आएगा। एक सीट तो केंद्र के खाते में जाना तय है, क्योंकि केंद्र में जो मंत्री हैं इस समय 3-4 मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। बरैया को भेज के कांग्रेस पे जो आरोप लग रहे थे वो आरोप धोने की कोशिश करे, एक वर्ग को साधने की कोशिश करे। पिछली बार सेकंड नंबर पे आपने उतारा था, इस बार पहली प्राथमिकता दे दी जाए। नहीं, ऐसा कांग्रेस में तो फिलहाल संभव नहीं दिखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस पद के दावेदार बने हुए वो ज्यादा इस समय दबाव बनाए हुए हैं, खासतौर पर कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव होने में अब मुश्किल से 1.5 साल का समय है, 1.5 साल पहले अगर कोई बड़ा चेहरा पार्टी छोड़ता है तो कांग्रेस को एकदम से बड़ा झटका लगेगा और कांग्रेस को उससे उभरने में समय लगेगा। तो कांग्रेस इस तरह की कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कांग्रेस बड़े नाप तोल करके चेहरे पर मुझे लगता है दांव लगाएगी। और वो भाजपा की रही बात, तो भाजपा में चौंकाने वाला नाम इसलिए आएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की आदत में आ गई झटके से ना, जब से सरकार गई आप देख ली हर कभी उनको झटका लग जाता है। मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसी कोई जगह बची नहीं है उनके पास। मैं आपकी बात वो झटके इसलिए दे रहे हैं कि एक के बाद एक झटके देने के बाद हो सकता है कि जो वेंटिलेटर पे है कांग्रेस वो झटकों से ही उठ जाए, एकदम दौड़ने लगे, इसलिए झटके खुद ही दिलवा रहे हूँ। लेकिन तो उसके लिए भी जब करंट का ओवरडोज हो जाता है तब पेशेंट की जान को ज़्यादा खतरा हो जाता है, और इन्हीं झटकों के कारण ही कांग्रेस वेंटिलेटर पे, इसलिए आप ये उम्मीद करें कि वेंटिलेटर से झटकों से आप बाहर निकाल सकते हैं। आप तो करो या मरो की स्थिति में आ गई ना कांग्रेस, तो एक लास्ट ऑप्शन यही है कि जिनको जाना हो चले जाएं, फिर हम नए तरीके से वो करें। लेकिन ये दोनों से मेरे आपसे सवाल है कि ये चीज़ें हमने देखा था कि जब सिंधिया गए थे तब भी ये कहा गया था कि देखिए जितने दागी बागी थे सब चले गए, अब पूरी कांग्रेस अच्छी हो गई, पूरी जी जान से लड़ेंगे। उसके बाद देखिए उपचुनाव के नतीजे आते हैं और उसके बाद भी कांग्रेस में भगदड़ टूट का सिलसिला जारी है। तो क्या इस टूट और भगदड़ को इस राज्यसभा चुनाव के नतीजों के कारण और बढ़ावा मिल सकता है? और जैसा हमने देखा पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह ने भी कहा कि कई कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं,
तो ये संपर्क राज्यसभा की वोटिंग में हमको समझ में आया कि एक झटके वहाँ भी एक कांग्रेस को देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा की रणनीति क्या होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भाजपा कब कौन सा दाव चल ले और कांग्रेस कहाँ पे भौचक रह जाए। मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव इस बार बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है पिछले चुनाव की तरह। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जिस तरह से अचानक से सिंधिया जी ने कांग्रेस को अलविदा कहा, भाजपा के साथ खड़े हो गए। और कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार भी इस तरह का कोई चीज देखने को मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पार्टी हाईकमान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से इतर जाकर कोई मध्य प्रदेश के बारे में फैसला कर पाए। तो अगर फैसला नहीं कर पाते हैं तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगना तो तय माना जा रहा है। अब इसका इंतजार बना हुआ है कि कब, कैसे और किस चेहरे पर, किस और तौर पर हो झटका सकता है कि जिस लगेगा। तरह से बीजेपी वो कांग्रेस को पिछली बार भी गलतफहमी हो गई थी, कोई झटका नहीं मिलेगा, कोई नहीं जा सकता है, तो एकदम झटका मिला सिंधिया के रूप में। ऐसा ही अभी भी महसूस कर रहे हो कि अब कौन जा सकता है, और जो जाएंगे वो अपना भविष्य देखेंगे कि यहाँ उनकी संभावना क्या है। और सिंधिया के समय तो उनको शायद लग रहा होगा कि जैसे हमने देखते हैं ना रिक्टर स्केल पे कि भूकंप की 3 डिग्री 4 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो सुनामी आई थी और कांग्रेस को ही बहा के ले गई थी। तो अब वैसी सुनामी दिख नहीं रही है मनोज जी। क्या आप कल्पना कर सकते हो वैसी सुनामी तब आएगी जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस से बीजेपी पे आ जाए, जो असंभव है। और बाकी की सुनामी या कमलनाथ आए तो उनके साथ 2-4-10 हम देख सकते हैं, जो उनके वफादार हैं, जो उनके गुणगान गाते रहे वो आ सके। बाकी का कौन नेता है जिसके साथ 2 विधायक आ सकते हैं, 3 विधायक आते, जिनके संसदीय क्षेत्र की बात जो कर रहे हैं नेता है वो तो वहीं खुद के छोड़ के जा रहे हैं विधायक, और जो बीजेपी में आ रहे हैं। और जो नेता है सो कॉल्ड वो तो ना विधायक है ना सांसद है। हाँ, सबसे बड़ा संकट तो सबसे ये बड़ा उनके संकट सामने ये है। तो और उनकी महत्व क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, तो ये भी पार्टी देखती है जिस पार्टी में आ रहे हो कि यदि ये आ जाएंगे तो नफा होगा या नुकसान होगा। और जब जिस पार्टी से जाते हैं वो भी ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके जाने से क्या होने वाला है, ये जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, इतना लंबा अनुभव है, उनको आप इतनी आसानी से मत समझिए कि वो पहचान ना पाए। हाँ, धोखे हो जाते हैं या कभी ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन हमने गुजरात क्यों जाएंगे, राहुल गांधी के दोस्त हैं, प्रियंका वाड्रा के दोस्त हैं, वो नहीं जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे हम सदमे देखते हैं, ऐसे विस्फोटक जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन वो शायद तब भूल जाते हैं कि माधवराज सिंधिया भी जा चुके हैं कांग्रेस से, तो उनको शायद पहले इतिहास याद रखना चाहिए था। मुझे लगता है यदि तब भी वो समझ जाते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो ये आज घटना हुई है जो कांग्रेस हो सकता है सत्ता में रहती। लेकिन वो जब चूक कर जाते, ऐसी चूक एक आध बार ही होती है सूर्यकांत जी, बार बार नहीं होती। नहीं, आपकी बात पे मैं सहमत भी हूँ और असहमति भी जता रहा हूँ। अगर आप उस चूक से वो सीख लेते तो उसके बाद आपने देखा होगा सीमंत के छोड़ने के बाद कई और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने धीमे धीमे पार्टी को छोड़ा और भाजपा को ज्वाइन किया है। आप देखिए, अगर खंडवा विधानसभा चुनाव की बात करें तो खंडवा विधानसभा चुनाव में बड़वाई से सचिन बिरला ने कांग्रेस को झटका दिया है समय पर। वो ऐसे चेहरे नहीं थे ना, और उनको बचा के सबको एक एक को मना के रखने की लेकिन 2 चीज है ना सरकार में, तो आप लौट के नहीं आ सकते। जो आप दोनों कह रहे हैं उस पर मैं एक फाइनल बता रहा हूँ ना कि आप देखिए, अगर ये सीख ले ली होती तो मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस ने सीख ली होती तो बाद में विधायक नहीं जाते, और अगर दिल्ली आला कमान ने सीख ले ली होती तो आज शायद सचिन पायलट जिस स्थिति में खड़े हैं वो इस स्थिति का राजस्थान में नहीं बनती, या छत्तीसगढ़ में जो कुछ हम देख रहे हैं वो नहीं हो रहा होता, या जो हमने पंजाब में देखा है या जो हमने उत्तराखंड में देखा है, तो शायद ये खंड खंड कांग्रेस तब नहीं होती है, सीख ले लेते। तो आप भी मान लीजिए कि अब कोई सीख नहीं ली है, तो ये इस तरह के आप सोचो कि गणित होंगे, समीकरण बिठाएंगे, तो कांग्रेस में जो 2 नेता जाएंगे बिना सीख के अनुसार ही वो चाहेंगे वही निर्णय होगा। तो यही शायद कांग्रेस है, यही कांग्रेस। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर चुनौती दोनों दलों के सामने है कि आखिर राज्यसभा में भेजें किसको। बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने भी है क्योंकि उनके यहाँ नाराज और असंतुष्ट नेताओं की एक लंबी कतार है, और बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अनुशासन का डंडा उनके यहाँ बिना कहे कई बार चल जाता है और कई बार आँखों को इसके इशारे से काम हो जाता है। तो देखना होगा इस बार भी आँखों के इशारे से काम होगा या फिर दिल्ली से कोई फरमान आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार राज्यसभा के चुनाव होंगे ज़रूर चौंकाने वाले। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।